नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता और बिहार विधान परिषद के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा जी है। आइए हम इनसे बात करेंगे कि तमाम मुद्दों पे, जिस तरीके से 3 प्रदेशों में पहले कांग्रेस की ज़बरदस्त वापसी हुई है, सत्ता वापसी, उसके बाद बिहार में जिस तरीके से खबर चल रही है कि जो महागठबंधन का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो लगभग तय हो गया। इस पर हम बात करेंगे, उसके बाद हम किसी और मुद्दे पर भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। और खबर है कि आप लोग जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, मीडिया में ऐसी खबर है कि लगभग तय हो गया बिहार में, महागठबंधन में कौन कितने सीट पर लड़ेगा। अभी तक तो इस संबंध में कोई बातचीत हुई नहीं। हमारे नेताओं की व्यवस्था इन 5 राज्यों के चुनाव में थी। मैं समझता हूँ सरकार के गठन के बाद जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, जो सीट शेयरिंग के मैटर्स को राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं, वो बैठेंगे और फिर सहयोगी दलों से बातचीत करके इसका समाधान ढूंढ लिया जाएगा। लेकिन बिहार के जो भी लोकल मीडिया हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसमें ऐसा खबर है कि आरजेडी 20 सीटों पे लड़ेगी, कांग्रेस 10 पे, और बाकी 10 में जो है तमाम छोटे जो दल हैं, और कुशवाहा जी की आपके साथ गठबंधन होगा और उनको भी सीट दिया जाएगा। 6 सीट सुनने में आया कि 3 कुशवाहा जी को, 3 शरद यादव के पार्टी को दिया जाएगा। तो कितनी सच्चाई है? अब बिहार की मीडिया क्या दिखा रही है वो मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं कांग्रेस की बात कर सकता हूँ। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि हम बिहार में एक बढ़िया महागठबंधन बनाएंगे और इन 3 राज्यों में कांग्रेस की एक बड़ी सफलता हुई है। बीजेपी की हार हुई है और हम जीते हैं, तो एनडीए में आने वाले समय बिखराव होना है और हमारे महागठबंधन का दायरा बढ़ेगा। ये तमाम चीज़ें आने वाले निकट भविष्य में होना है। तो जब ये घटनाएं हो जाएंगी फिर बैठ के तय कर लेंगे कौन कितना सीट पे लड़ेगा। अभी आधिकारिक तौर पे मैं इतना ही कह सकता हूँ कि गठबंधन के स्वरूप, आकार, कौन पार्टी कितने सीटों पे लड़ेगी, इसको लेकर कोई बैठक नहीं हुई है। इस पर चर्चा होनी बाकी है। और जो मीडिया में खबरें आ रही हैं वो सब अपनी अपनी अटकलबाजियाँ हो सकती हैं। कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत रूप से इस बात का माने रखता है, हमारा स्टैंड क्लियर है कि हम बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी को परास्त करना चाहते हैं। वो हमारा एकमात्र लक्ष्य है। उसके लिए हम राष्ट्रीय जनता दल, जो बड़ी पार्टी है बिहार में, मांझी जी की पार्टी है, वामपंथी पार्टी भी इस गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। कई वामपंथी पार्टियां हैं। हो सकता है कल को कुशवाहा जी भी महागठबंधन का हिस्सा बने। तो ये जब एक के बाद एक ये जो घटनाक्रम होने हैं, उसके बाद ही इस संबंध में कोई निर्णायक आकार ले पाएगा कि हमारे महागठबंधन का स्वरूप क्या होगा और किस पार्टी की क्या भागीदारी होगी। उपेंद्र कुशवाहा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, हम लोग वहीं पे थे, उन्होंने साफ साफ ये संकेत दिया कि उनके पास एक महागठबंधन भी एक विकल्प है और वो जा सकते हैं। आपके महागठबंधन में वर्तमान में जो दल हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी जी हों और 1-2 छोटे दल जो हैं, वो उन बड़े मन से उनका स्वागत नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस का क्या स्टैंड है उपेंद्र कुशवाहा पे? कांग्रेस के साथ अगर उपेंद्र कुशवाहा आते हैं महागठबंधन में, तो क्या कांग्रेस स्वागत करेगी? देखिए, एक काल्पनिक प्रश्न है। पहले तो उपेंद्र कुशवाहा जी को ही निर्णय लेने दीजिए कि वो क्या लेते हैं। उन्होंने खुद को एनडीए से अलग किया है। उनके इस कदम का हम लोग एनडीए में बिखराव के रूप में देखते हैं। और कांग्रेस का मानना है कि उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। उनकी अपनी एक फॉलोइंग भी है। वो अगर महागठबंधन का हिस्सा बनते हैं तो ये ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन फैसला तो उनको लेना है कि वो अकेले लड़ना चाहते हैं, महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं, या उनका क्या स्टैंड होगा, ये फैसला उनको लेना है। अगर वो महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी का रुख इस पर सकारात्मक होगा। कांग्रेस, अगर पिछले कुछ वर्षों पहले की बात अगर हम करें, अतीत की, तो कांग्रेस एक मजबूत पार्टी हुआ करती थी बिहार में और खासकर मिथिला क्षेत्र में। लेकिन एक तरीके से पिछले कुछ दिनों में जैसे जैसे क्षेत्रीय दल का उभार हुआ है प्रदेश में, उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस कमज़ोर पड़ती जा रही है और सहयोगियों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो कैसे मजबूत होगी कांग्रेस और क्या इस पर कांग्रेस क्या काम कर रही है? देखिए, सच है कि हमारी पकड़ बिहार में कमज़ोर हुई है और वो पिछले 2 दशक से ऊपर या उससे भी ज़्यादा से हम अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाने के लिए प्रयासरत हैं।
कांग्रेस आला कमान ने इस बारे में एक अच्छा निर्णय लिया है कि मिथिलांचल के लोगों को तरजीह दी है, और मिथिलांचल हमेशा से कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक का एरिया रहा है। राहुल जी ने पहले मुझे विधान परिषद का सदस्य बनाया, फिर मदन मोहन झा जी को अध्यक्ष बनाया, तो इसके सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं और पार्टी अपनी गतिविधियों को हमने तेज़ किया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपने उस जो हमारा खोया हुआ जनाधार था, जो हमारा परंपरागत वोटर था, उसको हम लाने में सफल होंगे, क्योंकि उस वर्ग को कहीं न कहीं बड़ी नाराज़गी है बीजेपी और नीतीश कुमार से। तो वो स्वाभाविक है कि वो अपने घर में वो मतदाता लौटना चाहता है जो किसी न किसी कारणवश कांग्रेस से नाराज़ हो गया था। जो ही हमारा बेस वोट हमारे साथ जुड़ता है, जो एक ट्रेडिशनल वोटर रहा है कांग्रेस का बिहार में, तो उसके बाद आप देखेंगे कई और वर्ग हमारे साथ स्वतः जुड़ जाएंगे और कांग्रेस एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरेगी, हमारी भूमिका बढ़ेगी और राज्य के राजनीति में हम निर्णायक भूमिका में रहेंगे। कांग्रेस चूँकि पिछले 2014 से पहले 10 साल सत्ता में रही है, और पलायन जो अगर पूरे देश की पलायन की बात करें, पिछले दिनों जो भी कुछ हुआ गुजरात में या उससे पहले महाराष्ट्र में होता रहा है, उससे पहले अन्य कई प्रदेशों में होता रहा है, पलायन का एक बहुत बड़ा गढ़ बन चुका है मिथिलांचल, विशेष तौर पे जैसे पूरे बिहार से होता है। कांग्रेस के पास मिथिला के युवा के लिए, चूँकि आप खुद उस पृष्ठभूमि से आते हैं, क्या प्लान होगा आगे, किस तरीके से उस पर काम करेगी कांग्रेस अगर सत्ता वापसी होती है बिहार में, और 2019 में अगर आप लोग की पहले वापसी होती है, फिर 2020 में अगर आप लोग की सरकार बनती है तो? देखिए, पलायन एक बड़ी समस्या है और नीतीश जी ने पिछले 10-15 सालों में कई बार ये दिखाने की कोशिश की कि वो रोकना चाह रहे हैं पलायन को, लेकिन बिहार में अगर आप उन्हें रोजी रोटी, रोज़गार, शिक्षा की व्यवस्था करके नहीं देंगे तो पलायन को नहीं रोका जा सकता है। न सिर्फ स्टूडेंट कम्युनिटी बल्कि रोज़गार की तलाश में बेरोज़गार नौजवान और जो मज़दूर होते हैं वो बड़ी संख्या में हर साल बिहार से बाहर जाते हैं। तो ये वहाँ की राज्य सरकार की विफलता है कि हम न तो रोज़गार सृजन कर पा रहे हैं बिहार में, न तकनीकी शिक्षा का या उच्च शिक्षा का उतना बेहतर माहौल बिहार में दे पाए, न ऐसी व्यवस्था कर पाए जो हमारे लोग बाहर जा रहे हैं। आम मिडिल क्लास के लोग परेशान होते हैं जब उन्हें कर्जे ले लेकर अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, बाहर भेजना पड़ता है। तो बिहार में अगर शिक्षा का उचित व्यवस्था हुआ होता तो हमारे लड़के बाहर क्यों जाते पढ़ने को? तो हमारे लड़के इसलिए पढ़ने जा रहे हैं कि उन्हें मजबूरी में फॉर बेटर एजुकेशन, फॉर बेटर कैरियर बाहर जाना पड़ रहा है। तो हम तो सत्ता से बाहर हुए करीब 28 साल है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है। बीच में कुछ समय के लिए हम सत्ता में कहीं सहयोगी रूप में आए थे, हमारे कुछ साथी मंत्रिमंडल में आए थे, लेकिन उनकी कोई निर्णायक भूमिका नहीं होती थी, अपने विभाग से मतलब रखते थे। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी के ऊपर जवाबदेही हम नहीं दे सकते कि उनके चलते ऐसा हुआ है। हमारी ये सोच जरूर है कि अगर कांग्रेस पार्टी निर्णायक भूमिका में बिहार में आती है, सरकार में आती है, तो हम रोज़गार सृजन के अवसर तैयार करेंगे। जो हमारे ज़माने में चीनी मिलें थी वो सब बंद पड़ी हैं, एक नया चीनी मिल स्टार्ट नहीं हो पाया, जूट का मिल हमारा बंद है, कई कल कारखाने बंद हैं, कांटी थर्मल पावर में उत्पादन ठप हो गया। नीतीश जी दावा करते हैं कि हम बिजली घर घर पहुंचा दिए। तमाम चीज़ें आधारहीन बातें हैं जो नीतीश जी करते हैं, सच्चाई वो नहीं है। तो जो उद्योग धंधा बिहार का चौपट हुआ, शिक्षा की स्थिति बदतर हो गई, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं, प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, क्लिनिक्स वगैरह खुल रहे हैं, यहाँ चल रहे हैं, सरकारी अस्पताल की स्थिति बहुत ख़राब है। तो ये परिस्थितियाँ इसलिए पैदा हुई कि कांग्रेस पार्टी वहाँ निर्णायक भूमिका में नहीं है। कांग्रेस पार्टी के जो ही सत्ता में वापसी के एक आप संकेत हम लोग देख रहे हैं, निकट भविष्य में हो सकता है कि हम सत्ता में आएँ, जनता का समर्थन अगर मिलता है तो हम चीज़ों को प्राथमिकता के स्तर पर लेंगे और जो हमारा कमिटमेंट है नौजवानों को शिक्षा और रोज़गार का, बेहतर स्वास्थ्य सेवा का, वो हम देंगे। एक बहुत बड़ा मुद्दा था, राहुल गांधी जी ने उठाया था, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, राफेल का। उस पर सीधा प्रधानमंत्री को आप लोगों ने घेरा, कुछ हद तक आप लोग को कामयाबी भी मिली, दबाव भी बना, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय ने आज इस मामले में जजमेंट देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा है कि ये इसमें कोई जांच की कोई गुंजाइश नहीं, और जितने भी PIL थे इस मामले से जुड़े हुए सबको खारिज कर दिया है। इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले हम लोगों ने सुना है लेकिन पढ़ा नहीं है क्या डिटेल्स दिया है। राफेल की गुणवत्ता पर कभी हम लोगों ने सवाल नहीं किया। ये तो हम भी राफेल खरीदना चाहते थे, तो राफेल एक उपयोगी विमान है, यह तो हम भी मानते हैं। लेकिन जो राफेल की कीमत को लेकर
और अंबानी जी की कंपनी जो 12 दिन पहले बनी उसको इसका जिम्मेदारी दिया गया, तो उनकी निकटता प्रधानमंत्री से है, तो कहीं न कहीं संदेह वहाँ हम लोगों का है। और वो स्टैंड आज भी कांग्रेस का कायम है कि ये मामला एक बड़े घोटाले का मामला बनता है, तो क्यों नहीं इसकी जांच ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से कराई जाए। कांग्रेस पार्टी ने आरंभ से कहा है जेपीसी इसकी जांच करे, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पार्लियामेंट में तो बीजेपी वालों का बहुमत है, तब क्यों जांच से भाग रहे। सर्वोच्च न्यायालय को आपने कौन से दस्तावेज दिए, उन्होंने दूसरा पक्ष तो सुना नहीं। कोई हम लोगों ने की तरफ से कोई सर्वोच्च न्यायालय गए भी नहीं थे, प्रशांत भूषण जी गए थे, अपने स्तर से गए थे, तो उनका जजमेंट आने के बाद लोग देखें क्या हो सकता है। लेकिन जो मूल प्रश्न कांग्रेस ने उठाया था कि कांग्रेस के समय इसकी कीमत अगर 526 करोड़ थी तो अब वो 1676 करोड़ कैसे हो गई, और 12 दिन पुरानी कंपनी जिसको विमान बनाने का कोई अनुभव नहीं है उसको ये करार फ्रांस की ही कंपनी जिसे आपने खरीदा, ये करार किया फ्रांस से, वो क्यों दे रहा है। ये ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट उसको क्यों मिला जिसको कोई अनुभव नहीं है। तो इस पूरे मामले में आप देखेंगे तो कांग्रेस के नज़र में दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। इसलिए अभी भी सर्वोच्च न्यायालय के आज के जजमेंट के बावजूद कांग्रेस पार्टी यह चाहती है कि राफेल मामले की जांच के लिए जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाई जाए और उसकी जांच हो। हम इसकी तह तक जाना चाहते हैं, और कांग्रेस का मानना है कि जेपीसी के ही माध्यम से राफेल का सच सामने आएगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।